नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डाइपोल मोमेंट ऑफ बॉन्ड पैरामीटर। डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए लेटर म्यू का इस्तेमाल होता है। डाइपोल मोमेंट बताता है कंपाउंड पोलर होगा या नॉन पोलर होगा, यानी कोवेलेंट मॉलिक्यूल दो तरीके के होते हैं, या तो होते हैं पोलर या फिर होते हैं नॉन पोलर। पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल का क्या मतलब है? तो पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल का मतलब है अगर मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करता है तो वो पोलर होगा, और अगर डाइपोल मोमेंट की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती यानी कि जीरो आती है तो ओवरऑल मॉलिक्यूल किस में आ जाएगा? नॉन पोलर के अंदर। जैसे HCl ये पोलर में आता है, जबकि H2 नॉन पोलर में आता है। बॉन्ड की पोलरिटी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम डिसाइड करती है। अगर दो एटम अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हैं तो बॉन्ड डेफिनेट सी बात है पोलर होगा, और अगर दो एटम सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले हैं तो अनशेड जो शेड इलेक्ट्रॉन पेयर है वो दोनों के बीच में रहेगा, तो मॉलिक्यूल कैसा होगा? नॉन पोलर। तो किसी भी मॉलिक्यूल की जो पोलरिटी है वो डिसाइड क्या कौन करता है? एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर। गॉट इट? तो डाइपोल मोमेंट कैसी क्वांटिटी है? एक वेक्टर क्वांटिटी। डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी जो डिसाइड। अब HCl का क्लोरीन जो है वो नेगेटिव है और H जो है वो है पॉजिटिव। तो ये जो डाइपोल मोमेंट है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका फॉर्मूला है आइदर चार्ज इनटू सेपरेशन। सेपरेशन किसके इक्वल हुआ? बॉन्ड लेंथ के इक्वल। डी क्या है? बॉन्ड लेंथ। और इस डाइपोल मोमेंट की SI यूनिट क्या होती है? डेबाई। 1 डेबाई की वैल्यू होती है 10⁻18 ESU सेंटीमीटर। 1 डेबाई की वैल्यू 10⁻−18 ESU सेंटीमीटर। अब अगर आपको ये पता करना है कि किसी कोवेलेंट मॉलिक्यूल के अंदर कितना परसेंट आयनिक करेक्टर छुपा हुआ है, यानी कि कितना परसेंट आयनिक करेक्टर किसी कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है, तो परसेंटेज आयनिक करेक्टर निकालने के लिए ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट को एक्चुअल डाइपोल मोमेंट से डिवाइड करके इंटू 100 कर दे। इससे कैलकुलेट हो जाएगा परसेंटेज आयनिक करेक्टर। परसेंटेज आयनिक करेक्टर का मतलब परसेंटेज पोलर नेचर। गॉट इट? अब अगर मान लो कि डाइपोल मोमेंट की जो वैल्यू है इसको कैलकुलेट करना हो तो डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, और दो वेक्टर का जब भी आपको रिजल्टेंट निकालना होता है रिजल्टेंट का फॉर्मूला अंडर रूट में a² + b² + 2ab cos थीटा, उस रिलेशन का यहाँ इस्तेमाल कर लिया। इससे आपको डाइपोल मोमेंट की वैल्यू का आइडिया लग जाएगा कि कितने डाइपोल मोमेंट की वैल्यू आएगी। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपके पास दो कंपाउंड है NF3 और NH3। दोनों कंपाउंड में से कौन ज्यादा पोलर है, NF3 या NH3? तो NF3 के अंदर 3 फ्लोरीन नीचे और नाइट्रोजन का लोन पेयर ऊपर। सिमिलरली अमोनिया के अंदर 3 हाइड्रोजन नीचे और नाइट्रोजन का लोन पेयर ऊपर। अब नाइट्रोजन हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जब तीनों नाइट्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे तो उनका तीनों का रिजल्टेंट जो आएगा वो केवल आएगा ऊपर की तरफ। जबकि फ्लोरीन और नाइट्रोजन दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव है यहाँ पर, तो दोनों खींचेंगे। तो जब दो वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो रिजल्टेंट की वैल्यू हो जाएगी मिनिमम। तो NF3 का जो डायपोलमेंट आएगा वो कम आएगा और NH3 का जो डायपोलमेंट आएगा वो ज्यादा आएगा। इसलिए अमोनिया जो है वो NF3 के कंपैरेटिव ज्यादा पोलर होगी। व्हाट इट? अब एक सिंपल सी बात समझ लो कि रेगुलर ज्योमेट्री अगर लानी है तो रेगुलर ज्योमेट्री के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होता है? बॉन्ड पेयर। कंपाउंड की रेगुलर ज्योमेट्री जब भी आती है तो वो तभी आती है जब कंपाउंड का डाइपोल मोमेंट जीरो होता है, अगर मॉलिक्यूल कैसा हो? पॉलीएटॉमिक। अब अमोनिया केस के अंदर लोन पेयर आने की वजह से डाइपोल मोमेंट की वैल्यू जीरो नहीं है, जबकि CCl4 के केस के अंदर एक भी लोन पेयर नहीं है, सारे बॉन्ड पेयर हैं, तो सारे बॉन्ड पेयर एक दूसरे के इफेक्ट को कर देंगे कैंसिल। तो कैंसिल करने की वजह से मॉलिक्यूल का रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा? जीरो। तो मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा CCl4 का? नॉन पोलर। तो बॉन्ड पैरामीटर्स के अंदर बात करते हैं सबसे पहले बॉन्ड एनर्जी। तो बॉन्ड एनर्जी यानी कि दो बॉन्ड, यानी कि दो एटम्स के बीच का जो बॉन्ड है उस बॉन्ड को तोड़ने में दी गई एनर्जी का नाम बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोल लो। अब ऐसे कितने फैक्टर्स हैं जिन पर कि ये बॉन्ड एनर्जी डिपेंड करती है? तो डिपेंड करती है ये बॉन्ड एनर्जी नंबर 1 बॉन्ड ऑर्डर पर। बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा बॉन्ड एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है कि दो एटम्स के बीच में कितने टाइप का बॉन्ड है, सिंगल, डबल या ट्रिपल। अगर सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड एनर्जी कम होगी, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा हुआ तो बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा होगी। सेकंड करेक्टर है बॉन्ड एनर्जी डिपेंड करती है परसेंटेज एस करेक्टर पर।
sp हाइब्रिडाइजेशन में 50% एस करेक्टर होता है, sp2 के अंदर 33% एस करेक्टर होता है, और sp3 के अंदर लगभग 25% एस करेक्टर होता है। तो बॉन्ड एनर्जी डिपेंड करती है परसेंटेज एस करेक्टर के अंदर। तो sp हाइब्रिडाइजेशन वाले मॉलिक्यूल्स की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू दैट ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसके अलावा बॉन्ड एनर्जी इन्वर्स होती है लोन पेयर पर। लोन पेयर का नंबर अगर बढ़ जाएगा तो रिपल्शन बढ़ जाएगा, और रिपल्शन बढ़ जाएगा तो बॉन्ड इजीली टूट जाएगा, तो बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू कम हो जाएगी। तो बॉन्ड एनर्जी किसके इन्वर्स चलती है? लोन पेयर के नंबर्स पर। तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की वैल्यू कम है, क्योंकि दोनों नाइट्रोजन के लोन पेयर एक दूसरे के सामने होने की वजह से रिपल्शन तेजी से करते हैं, जिसकी वजह से बॉन्ड आसानी से टूट जाता है। अगला करेक्टर आता है तुम्हारा बॉन्ड एंगल का। जैसे अमोनिया है, सेंट्रल एटम और सराउंडिंग एटम के बीच का जो एंगल आता है उस एंगल को बोलते हैं बॉन्ड एंगल। वाटर के केस में ये बॉन्ड एंगल जो है वो 105 डिग्री का होता है, जबकि अमोनिया के केस के अंदर ये बॉन्ड एंगल 107 डिग्री का होता है। जबकि दोनों ही केसेस के अंदर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की हाइब्रिडेशन कितनी है? sp3। वाटर के अंदर ऑक्सीजन की हाइब्रिडेशन sp3 है, और अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन की हाइब्रिडेशन कितनी है? sp3। लेकिन उसके बावजूद भी जो बॉन्ड एंगल की वैल्यू आ रही है वो अमोनिया में कितनी है? 107 डिग्री। और वाटर में कितनी है? 105 डिग्री। नाइट्रोजन की हाइब्रिडेशन अमोनिया के अंदर sp3, सिमिलरली ऑक्सीजन की हाइब्रिडेशन वाटर के अंदर sp3। तो सिमिलर हाइब्रिडेशन पर बॉन्ड एंगल की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है। ये डिपेंड करता है लोन पेयर के नंबर पर। अब sp3 का स्टैंडर्ड बॉन्ड एंगल कितना होता है? 109 डिग्री का। नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों कौन से पीरियड के मेंबर है? सेकंड पीरियड के। अब सेकंड पीरियड में ऑक्सीजन भी आता है, नाइट्रोजन भी आता है। अब एक सिंपल सी बात ये याद रख लो कि एक लोन पेयर पे बॉन्ड एंगल 2 डिग्री गिर जाता है। वन लोन पेयर 1 LP बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस बाय 2 डिग्री। तो स्टैंडर्ड वैल्यू 109 है। अमोनिया के अंदर एक लोन पेयर आया तो बॉन्ड एंगल को 2 डिग्री गिराओ, तो 109 से अगर 2 डिग्री गिराते हो तो बॉन्ड एंगल कितने का आएगा? 107 डिग्री का। सिमिलरली अगर वाटर के अंदर बात करते हो तो ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर है, एक लोन पेयर पे बॉन्ड एंगल 2 डिग्री गिरता है, तो दो लोन पेयर पे बॉन्ड एंगल गिर जाएगा 4 डिग्री का। तो 109 में से अगर 4 को माइनस करते हो तो लगभग आंसर कितना बैठेगा? 105 डिग्री का। इसलिए वाटर के अंदर जो बॉन्ड एंगल आता है वो लगभग कितना आता है? 105 डिग्री के अंदर। हमने ये समझा कि अमोनिया और वाटर दोनों की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है, लेकिन एक लोन पेयर पर बॉन्ड एंगल 2 डिग्री गिरता है अमोनिया के अंदर, तो बॉन्ड एंगल ले जाता है 107 का। और दो लोन पेयर पे बॉन्ड एंगल 4 डिग्री गिरता है तो बॉन्ड एंगल ले जाता है 105 डिग्री का। किसके केस में? वाटर के केस के अंदर। इसके अलावा बॉन्ड एंगल इन्वर्स होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर। सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी बॉन्ड एंगल की वैल्यू उतनी कम होगी। यानी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सेंट्रल मेटल एटम, मोर इज लेसर इज द बॉन्ड एंगल, और लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिव सेंट्रल एटम, मोर इज द बॉन्ड एंगल। फॉर एग्जांपल, अगर हम 15 ग्रुप में बात करें तो 15 ग्रुप में जितने भी हाइड्राइड्स हैं जैसे कि अमोनिया, फॉस्फीन, आर्सीन, बिस्मिथीन, तो ये सब 15 ग्रुप के हाइड्राइड्स हैं। ठीक। इसमें सेंट्रल मेटल एटम का साइज जितना ज्यादा आएगा बॉन्ड एंगल की वैल्यू उतनी कम आएगी। यानी बॉन्ड एंगल इनवर्स होता है साइज पर। बॉन्ड एंगल किसके इनवर्स है? साइज पर। बिस्मिथीन का एटम साइज में सबसे बड़ा है, इसलिए बॉन्ड एंगल की वैल्यू सबसे कम होगी, और अमोनिया का साइज सबसे छोटा है तो बॉन्ड एंगल की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी।